समय बड़ा बलवान होता है, ये कहावत आपने आज तक सुनी होगी। और इस लोकसभा चुनाव में आपने इस कहावत की सार्थकता को भी देख लिया। नमस्कार, मैं अंकित कुमार द्विवेदी। इजी पेपर बाय अंकित कुमार द्विवेदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो इस समय का ज्वलंत मुद्दा है। हालांकि है तो ये करंट का मुद्दा, लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये मुद्दा बहुत सालों से चला आ रहा है। करंट सिनेरियो में अगर इसे हम देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इसे हम देखें, तो ये मुद्दा अभी का है, लेकिन ये मुद्दा बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। ये मुद्दा कब का है? ये मुद्दा है सर, यूपीए सरकार के समय का मुद्दा है। ठीक है, इस मुद्दे को पूरी तरह से जानेंगे, समझेंगे, सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखूंगा और आप कमेंट में अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखकर इस टॉपिक की सार्थकता को बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है आंध्र प्रदेश और बिहार हाल ही में काफी तेजी से विशेष श्रेणी का दर्जा मांग रहे हैं। स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसका पूरा मुद्दा क्या है सर? स्पेशल स्टेटस क्या है, क्यों मिलता है, क्यों इन्हें अभी तक स्टेटस अप्रूवल नहीं मिला है, यूपीए सरकार का इसमें क्या रोल था, एनडीए सरकार का इसमें क्या रोल है, और प्रेजेंट टाइम में ही ये मुद्दा क्यों फिर से उठकर आया है। इन सभी बातों पर आज हमें चर्चा करनी है। आइए सबसे पहले देखिए, न्यूज में इसे कवर किया गया है, न्यूज 18 ने इसे कवर किया है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है, इस न्यूज को। इसमें देखिए लिखा गया है, व्हाट नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू, इनको अभी अभी सीएम बनाया गया है। किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का इन्हें हाल ही में सीएम बनाया गया है, अभी इनका कल ओथ सेरेमनी था। ठीक है, वोंट इन रिटर्न फॉर, ठीक है, सपोर्टिंग बीजेपी इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑन टेबल। अब देखो ये न्यूज को घुमा कर रखा गया है। ठीक है, आपको पता है कि इस बार के चुनाव में इस मुद्दे को समझना है तो इस बार के लोकसभा चुनाव को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा सर? इस बार के लोकसभा चुनाव को। इसको लोकसभा चुनाव को हमें समझना पड़ेगा। एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार है। अब ये एनडीए क्या है सर? देखिए, एनडीए का मतलब है बीजेपी प्लस इनकी जो सहयोगी पार्टियां होती हैं। जैसे कि इस बार इस बार जो हमारा मुख्य चुनाव था वो एनडीए बनाम क्या था? इंडिया। ठीक, अब देखिए लास्ट 2 टर्म में, ठीक है, पिछले 10 सालों में बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती थी तो लोकसभा चुनाव में वो 272 का क्या करती थी? आंकड़ा खुद ब खुद पार कर लेती थी। मतलब जो मेजॉरिटी का जो नंबर होता है वो बीजेपी के पास खुद की पार्टी के मेंबर्स का होता था, जिसके कारण बीजेपी अपने सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होती थी। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप किसी के बस में नहीं होते तो आप अपने फैसले अपने अनुसार लेते हैं। ठीक, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में या अति उत्साह में इस बार क्या मामला हुआ? मोदी जी की जो सरकार थी यानी कि बीजेपी मात्र 240 सीटों का आंकड़ा ही जुटा पाई। ठीक, परंतु परंतु सरकार भी किसने बनाई? मोदी जी ने। अब सरकार बनने के पीछे दो बड़े चेहरे आपको यहां पर दिख रहे होंगे, और वो दो बड़े चेहरों में पहला चेहरा है टीडीपी, जिनकी पार्टी है चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी है टीडीपी, और हमारे मौसम विज्ञानी सबके हैं कौन? नीतीश बाबू। नीतीश बाबू किसके हैं? सबके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये दो मुख्य चेहरे एनडीए के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जिसके कारण एनडीए की सरकार बनी। अब इन बातों पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या एनडीए की सरकार
चलने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी के साथ होना जरूरी है या नहीं। और इनकी मुख्यता को देखते हुए मैंने कहा ना कि समय ऐसा बलवान होता है कि कभी कभी चींटी को भी हाथी से ज्यादा बलवान बना देता है। इस समय इस लोकसभा चुनाव में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए मुद्दा समझते हैं। 543 सीट्स पर चुनाव हुए, जिसमें ये बहुत सारी पार्टीज ने अपना हिस्सा लगाया, अपना योगदान दिया और चुनाव लड़ा। हम बात कर रहे हैं बीजेपी प्लस अलायंसेस, यानी कि बीजेपी और जेडीयू, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, इन तीन पार्टियों की बात कर रहे हैं। और जो बड़ा हिस्सा था वो कांग्रेस के पास, यानी कि ये आपका क्या हो गया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये आपका कौन है, कांग्रेस है। ये आपकी बीजेपी है। ग्रीन वाला जो है वो आपका है जेडीयू, यानी कि बिहार की पार्टी है। ठीक है, समझते चलिएगा, एक एक चीज को फैक्ट पे समझते चलिए। और जो ये है ये आपकी है टीडीपी। तो ये वोट शेयर इस बार रहा, सीटों का अलॉटमेंट ये रहा, जिसमें से 240 सीट बीजेपी को और 99 सीट का जो बंटवारा था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुआ। बाकी इनकी सहयोगी पार्टियों ने इनको मिला करके सीटें बांट दी। ठीक, अब समझिए मैटर क्या हो गया, मैटर क्या हो गया, व्हाट्स हैपनिंग, मैटर क्या हो गया। मैटर ये हो गया कि भाई देखिए, मैटर ये हो गया कि मोदी जी के पास अकेले सरकार बनाने की क्षमता रह नहीं गई। ठीक, और जब आप गठबंधन में या सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी सरकार को चलाते हैं तो आपको सभी के मतों को सुनना पड़ता है और उनके अनुसार अपने फैसले लेना पड़ता है। ठीक है, इस बार भी वही हुआ भाई। नई सरकार के गठन से नई दिल्ली में क्या हुआ, गहन बातचीत चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के साथ कौन, तेलुगु देशम पार्टी, जिसे हम टीडीपी कहते हैं बेटा, और इसके मुख्य हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनको याद रखना है आपको सीएम के रूप में, इन्होंने अभी सीएम की ओथ ले ली है। और जनता दल यानी कि यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम कहते हैं जेडीयू, जिसके मौसम विज्ञानी नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम हैं वर्तमान समय में। और बहुत समय से बिहार में कोई चुनाव लड़े, कोई चुनाव लड़े, कहीं कोई चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश बाबू बनेंगे। लाख लोग चुनाव लड़ लें, लाख लोग पार्टी बना लें, लाख लोग जीत लें, मंत्री कौन बनेगा, नीतीश बाबू। ठीक, तो नीतीश बाबू, ये दोनों लोग मिलकर क्या बोले, इन लोगों ने अपनी शर्तें वगैरह जो है बीजेपी पार्टी के समक्ष रखी और सब कुछ सेटअप होने के बाद सरकार बन गई। अब देखिए, जो मैंने पीछे आपको आंकड़ा समझाया 240 और 272 मिला करके, इन दोनों लोगों को मिला करके कितना हो गया हमारे पास आंकड़ा, 272 का आंकड़ा बीजेपी के पास अकेले नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, दोनों लोगों को मिलाया और इनका आंकड़ा हो गया 293, जिससे इनकी सरकार आसानी से बन गई। अब समझो, ये तो हुआ। हुआ क्या, टीडीपी के पास थी कितनी सीटें, टीडीपी के पास 16 सीटें थी और जेडीयू के पास 12 सीटें थी, यानी कि इन दोनों की सीटें मिलाकर के 28 सीटें और प्लस 240 सीटें किसकी, बीजेपी की, बाकी बीजेपी की अन्य पार्टियां। ठीक है, इन दोनों ने क्या की, अपनी पार्टी का सहयोग दे दिया बीजेपी को और इनकी सरकार बन गई। अब इसमें ये मुद्दा निकल के आ रहा है कि इस सपोर्ट के कारण, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या है, 28 एक बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है कि अब टीडीपी और जेडीयू, जो इनकी मांग बहुत पुराने समय से थी, लगभग 10-11 साल से इनकी ये मांग थी कि साहब बिहार को और आंध्र प्रदेश को, ये दोनों लोग अपने अपने राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांग रहे थे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठेगा कि सर विशेष श्रेणी का दर्जा के बारे में हमने सुना है, जम्मू कश्मीर के बारे में सबने सुना हो रहा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हमने स्पेशल स्टेटस दे रखा था और ये चीजें हमने कई बार पढ़ रखी थी। लेकिन अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये बताइए, ये बिहार और आंध्र प्रदेश को हम क्यों स्पेशल स्टेटस देने की बात कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या होता है कि हम स्पेशल स्टेटस की बात कर सकते हैं। समझते हैं स्पेशल स्टेटस होता क्या है, पहले तो ये समझो। देखो 1969 में फिफ्थ यानी कि पांचवें वित्त आयोग ने
कुछ ऐसे राज्य थे जिनको क्या दिया था, आर्थिक या भौगोलिक नुकसान के कारण उनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया था, जिससे उनका विकास हो पाए और वो तेजी से अपने विकास में सहायता प्रदान कर पाए। ठीक है, तो इसे हमने कहा स्पेशल स्टेटस तंत्र। इस चीज की शुरुआत की गई, विशेष श्रेणी दर्जा की शुरुआत की गई कब, ये बात आप याद रखिएगा, ये आपको पॉलिटी में इस बार मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि आपका जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा स्टार्ट हुआ था देना, वो कब हुआ था, 1969 में। ठीक, अच्छा, ठीक सर। तो देखो, ऐसी ऐसे लोगों को किन किन बातों पर दिया जाता है, समझिएगा। पहला फैक्टर, पहला फैक्टर क्या है, कठिन और पहाड़ी इलाकों में कम जनसंख्या घनत्व या एक बड़ी जातीय आबादी, सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और राज्यों के वित्त की गैर व्यवहार की प्रकृति जैसे कारकों पर आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसके अनुरूप हम जो विशेष श्रेणी का दर्जा है उसे देते हैं। हुआ क्या मैटर, मैटर क्या हुआ, जो 14वां वित्तीय आयोग था, ठीक है, 14वां वित्तीय आयोग था, उसने ये सिफारिश की कि साहब इसको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। किसको, स्पेशल स्टेटस वाले जो दर्जे हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, हमें नहीं देना है, देना ही जरूरत ही नहीं है, इसको खत्म कर दीजिए सर। ठीक, तो इसमें ये जो सुझाव दिया गया उसमें बताया गया कि कर के हस्तांतरण के मौजूदा 32% से बढ़कर कितना हो गया, 42% करके राज्यों के संसाधन अंतर को भरा जाना चाहिए। मतलब स्पेशल स्टेटस को खत्म कर देना चाहिए, और जो हम 32% इनको क्या देते हैं भैया, कर देते हैं, यानी कि टैक्स का हस्तांतरण देते हैं, उसको बढ़ा करके 42% कर दिया जाए और उसको खत्म कर दिया जाए। अब इसमें क्या हुआ, किसको किसको मिला था, देखो, पूर्वोत्तर एवं सीमावर्ती पहाड़ी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित 11 राज्यों को हमने प्रदान कर रखा था क्या, स्पेशल स्टेटस। अब देखो, आपने ज्यादातर सुना किसके बारे में है, जम्मू कश्मीर, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि ये 11 राज्यों को मिला हुआ था। ये मुद्दा करंट का है, लेकिन आपको इसमें काफी क्वेश्चंस प्राप्त हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पर 11 राज्यों को, अब हुआ क्या, इसमें इन्होंने क्या किया, इसके बाद अन्य राज्यों ने भी, भाई जब 11 राज्यों को मिला था और जो पैरामीटर थे उस पैरामीटर के अनुसार क्या और कोई नहीं मांगेगा, भाई आपके घर में अगर 10 बच्चे हैं और आपने 5 बच्चों को चॉकलेट दिला दी और 4 बच्चों को नहीं दिलाई, ठीक, ठीक है, 5 बच्चों को दिला दी और 5 बच्चों को नहीं दिलाई, तो क्या बाकी 5 उस चॉकलेट के लिए अपना हक नहीं मांगेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि अगर उनको प्राप्त हो सकता है तो मुझे भी चाहिए। वही हाल यहाँ हुआ। अब इसमें क्या हुआ, नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में जो है मांगा, और बिहार जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी हैं, और ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने मांगा। आइए पूर्वोत्तर राज्यों का जरा एक बार हम मैप पे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य हमारे आते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। तो आप भैया सिक्किम से स्टार्ट करो, सिक्किम से चलना शुरू करो, आसाम पहुंचो, आसाम से अरुणाचल प्रदेश पहुंचो, अरुणाचल प्रदेश से घूम करके आप नागालैंड आ जाओ, मणिपुर आ जाओ, मिजोरम आ जाओ, त्रिपुरा आ जाओ और मेघालय आ जाओ। तो ये इनको मिला हुआ है। अब देखो, ये मैंने अभी क्या बताया, ये जो है एक तो पहाड़ी, और दूसरे क्या है, ये सब सीमावर्ती राज्य, जिसकी वजह से इनको क्या दिया गया, स्पेशल स्टेटस। ये सब क्या है बेटा, सीमावर्ती राज्य हैं। उसके बाद, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये भी क्या है भाई, ये हमारा देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये क्या हो गया, ये भी बेल्ट क्या है, एक तो सीमावर्ती है, दूसरा पहाड़ी है। तो यहाँ पर भी इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया ताकि इनका विकास हो पाए, इनकी वृद्धि हो पाए। ठीक है, अब फिर हम ये देखेंगे कि राज्यों को इससे कैसे फायदा होगा। ठीक है, राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिलने से कैसे फायदा होता है। देखो, कुछ राज्य ऐसे होते हैं बेटा जो वंचित होते हैं, जिनमें संसाधनों की कमी होती है, जिनमें पर कैपिटल की जो कमी होती है, उसको क्या किया जाता है, केंद्र सरकार से सहायता दी जाती है।
केंद्र सरकार से सहायता दी जाती है, उनके टैक्स में छूट दी जाती है, विशेष विकास बोर्ड की उनके लिए स्थापना की जाती है, स्थानीय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भी हम क्या करते हैं, आरक्षण आदि करके इस चीज का उपाय करते हैं। आपने सुना होगा कई सारे राज्यों में गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी योजनाओं को लाता है जिसमें वो 40% पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट से लेता है, जबकि 60% का जो अनुदान होता है वो केंद्र सरकार देती है, और कई बार ये अनुदान बढ़ा करके 90-90% तक ले जाते हैं। 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी, जिनको स्पेशल स्टेटस प्राप्त होगा। ठीक, अब देखो मैंने वही बात बताई कि 90% की धनराशि इनको प्रदान कर दी जाती है कई योजनाओं में। ठीक है, इन राज्यों को, अन्य राज्य को जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें केंद्र सरकार 60 से 70% की ही धनराशि देती है। भाई जैसे मान लो यूपी गवर्नमेंट में, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट में कोई योजना आई, ठीक है, कोई योजना आई जिसमें गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई ऐसा है कि 60% का जो पैसा है वो सेंट्रल दे देगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ले लो, लेकिन जो 40% का रिमेनिंग अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन अगर यूपी को, मान लीजिए यूपी को क्या होता है, स्पेशल स्टेटस मिला होता, तो यूपी में 90% का जो फंड आता वो कहां से आता, सेंट्रल से आता है, जबकि गवर्नमेंट को केवल 10% का ही फंड जमा करना पड़ता है या सम्मिलित करना पड़ता। सोचिए कितनी कितनी बढ़िया बात थी। ठीक है, तो ये मैटर हुआ। अब विशेष राज्यों को और क्या क्या मिलता है भाई, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर पर भी इनको सब्सिडी दे दी जाती है कि भाई ठीक है, आप विकास कर रहे हो, हम आपको सब्सिडी देते हैं, हमसे पैसा लीजिए, आप विकास करिए। ठीक, देखो अब मुद्दा आता है, अब जो मुद्दा आता है हमारे सामने वो ये आता है कि सर ये बताइए, आंध्र प्रदेश और बिहार को ऐसी क्या दिक्कत है जिसके वजह से ये लोग इतना परेशान है कि भाई हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमको दीजिए, और आज वो इस स्थिति में है कि अपनी बात को गंभीरता से और प्रेशराइज्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस मुद्दे पर बोझ थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का है, आज का नहीं है, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का ये मुद्दा है। समझिए 2014 में जब एनडीए सरकार बनी, ठीक, तब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से क्या किया गया, अविभाजित आंध्र प्रदेश को विभाजित करके क्या बना दिया गया, तेलंगाना बना दिया गया। भाई एक पूरा जो आंध्र प्रदेश था उसको आधे से हमने काटा और तेलंगाना बना दिया। और आपको ध्यान होगा कि तेलंगाना में ही हैदराबाद है, याद है, तेलंगाना में ही क्या है, हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश का जो मेजर हिस्सा आता था, जो पैसा आता था, ठीक है, या जो टूरिस्ट आते थे जिससे उनका जो है जो उनका खजाना भरता था, वो हैदराबाद से होता था। अब हैदराबाद तो चला गया तेलंगाना में, तो क्या हैदराबाद में होने वाली कमाई से आंध्र प्रदेश को कोई लाभ होगा, नहीं होगा। तो आंध्र प्रदेश ने कहा कि भाई साहब आपने हमारे जो भूभाग है उसको काट करके एक दूसरा राज्य गठन कर दिया, और हमारा जो मुख्य धन का स्रोत था उसे भी आपने उठा करके उसी में डाल दिया। तो जो हमारा लॉस हुआ है उसके कारण हमें आप क्या दीजिए, स्पेशल स्टेटस दीजिए। ठीक है, देखिए केंद्र की यूपीए सरकार ने राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, जहां का अधिकांश विकास केंद्रित था, को क्या किया था, वादा किया था कि भाई ऐसा है, टेंशन मत लो, तुम्हारा विकास हम करवा देंगे, हटो, जाने दो तेलंगाना को, जाने दो उसमें, हैदराबाद को तेलंगाना में जाने दो, अलग होने दो, तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है उसका जो विकास होगा वो हम कराएंगे ना, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो यूपीए गवर्नमेंट ने ये बोला था। ठीक, अब हुआ क्या भैया, हुआ क्या, गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद नायडू ने 2014 से लेकर 2019 तक ये थे सीएम। ठीक, अभी भी फिर सीएम है। उसके बाद कौन, जगन मोहन रेड्डी 2019 से लेकर 2024 तक सीएम रहे। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको निकल कर आते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 2014 से 2019 का कार्यकाल किसने देखा, किसने देखा, चंद्रबाबू नायडू ने।
उसके बाद 19 से लेकर 24 तक का कार्यकाल किसने देखा है? मोहन रेड्डी ने, जगन मोहन रेड्डी ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर? और अभी जो चुनाव हुए, जो चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें फिर से क्या हो गया, इनका क्या नाम है, नायडू जी की जो सरकार गवर्नमेंट थी टीडीपी, उसने जीत दर्ज कर ली। तो सीएम बन गए कौन? फिर से नायडू। फिर से कौन? नायडू बन गए, यानी कि 2024 में फिर से सीएम बन गए नायडू। अब देखो, नायडू ने फिर से अपील कर दी कि भाई ऐसा है कि हम संकटग्रस्त वित्तीय स्थिति को दूर करने के लिए केंद्र से अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए। ये कहते हैं सरकार से कि भाई हम जो है संकटग्रस्त हैं, हमको अधिक धन दीजिए। आइए जरा इसका मुद्दा समझिए मैप पे, क्योंकि मैप जरूर देखते चलिए भाई। ये सारी चीजें जो है ना मैपिंग के माध्यम से आपके दिमाग में बैठी रहती हैं। सारा टॉपिक जो है मैपिंग से अगर देखोगे तो आपके दिमाग पे वो छाप बना के रखती है। देखो, इंडिया के मैप में ये जो हिस्सा है बेटा, ठीक, एक तो इधर से समुद्र है आंध्र प्रदेश का, अब ये टूट गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक, यहां से इनका बॉर्डर, ठीक है, दो राज्य बन गए भाई। कोई बात नहीं सर, बन गए। मुद्दा क्या गर्म हुआ? मुद्दा जो सबसे गड़बड़ हुआ, मुद्दा ये हुआ कि तेलंगाना के पास चला गया हैदराबाद। ठीक है, जो कि इनका टूरिस्ट प्लेस था, और इनका बहुत सारा धन या राजस्व कहां से आता था? तेलंगाना में या आपके हैदराबाद में घूमने आने वाले पर्यटकों से। अब भाई ये तो इनके पास चला गया, ये रह गए ठन गोपाल। आंध्र प्रदेश क्या रह गया? ठन गोपाल रह गया। इसी कारण आंध्र प्रदेश लगा हुआ है कि भाई तेलंगाना को जो मिलना था वो तो मिल गया, हमको तो दे दो, हमारा तो विकास कर दो महाराज, हमको काहे को पोषित छोड़े हो। ठीक, समझिए। अब जगह लेने वाली संस्था, अब देखो हुआ क्या भाई, वित्त आयोग, यहाँ पे हमारा नीति आयोग आ गया। नीति आयोग आ गया तो 14वें वित्त आयोग ने यह अनुमान लगाया था, 14वें वित्त आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 2015 से बीच, यानी कि 5 साल का जो ड्यूरेशन था, उसमें आंध्र प्रदेश को, जो आंध्र प्रदेश के हस्तांतरण के बाद, मतलब इन्होंने जब इनको छोड़ा इस अवधि को, तो हस्तांतरण के बाद जो राजस्व घाटा था वो कितना कितना आंकड़ा दिया? 22,113 करोड़। ये किसका आंकड़ा था बेटा? वित्त आयोग का आंकड़ा था। लेकिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो आंकड़ा दिया वो इससे 3 गुना ज्यादा था। उन्होंने बोला कि सर हमको 22,113 करोड़ नहीं, हमको जो है ना वो 66,362 करोड़ रुपए का घाटा लग रहा है। ये हमारा वास्तविक अमाउंट है, आपने जो अमाउंट दिया है वो गलत है, ये वास्तविक अमाउंट है। और इन्होंने बताया कि विभाजन के समय, यानी कि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो रहे थे, उस समय जो इनका जो राजस्व का जो कर था, ठीक है, जो इन्होंने कर्जा ले रखा था, वो कितना था? 97,000 करोड़। राज्य सरकार ने, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार ने 97 करोड़ जो है क्या ले रखा था? कर्जा ले रखा था। वो कर्जा आज के टाइम में बढ़ करके कितना हो गया? 2,58,928 रुपए हो गया। ठीक है, 928 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, और अब 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ये 2018-19 में इतना था, और प्रेजेंट टाइम में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इनका क्या हो गया? कर्जा हो गया। किसका? आंध्र प्रदेश का, विभाजन के बाद से। ठीक है, इसी वजह से ये सरकार, ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार जो है इसीलिए कह रही है कि जो हमारा विभाजन हुआ ना, वह बहुत अन्यायपूर्ण और असमान तरीके से विभाजित किया गया। उत्तराधिकारी राज्य को मूल राज्य की लगभग 59% आबादी, अच्छा एक चीज और समझो, तेलंगाना को जो है पॉपुलेशन भी कम मिली, लेकिन आंध्र प्रदेश को क्या मिला? आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमको साहब इन लोगों ने गलत बंटवारा करवा दिया, इन लोगों ने हमारा गलत बंटवारा करा दिया, हमको जो है 59% आबादी दे दी, कर्जा दे दिया, ठीक है, और देनदारी विरासतें जो है वो कम मिली, राजस्व का केवल 47% आता है। भाई हमको हमको जो हमारा जो घाटा हुआ वो कौन भरेगा? ठीक है, उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि आप समझिए सर, 2013-14 के लिए आंध्र प्रदेश कितना 57 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर निर्यात करता था। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेचता था, कहां से?
हैदराबाद से। लेकिन अब हुआ क्या, हैदराबाद तो विभाजन में चला गया तेलंगाना के पास, तो ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा चला गया तेलंगाना के पास। अब ये कह रहे हैं कि साहब 56,500 यानी कि 57,000 करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ हमको केवल इस शहर से हो गया। हैदराबाद शहर आंध्र प्रदेश से अलग होने के कारण इतना घाटा तो हमको एक शहर से हुआ है, और ये डायरेक्ट किसके पास चला गया, ये डायरेक्ट चला गया तेलंगाना के पास, तो उसका प्रॉफिट हो गया। इस वजह से ये सब गुस्सा है। अब फिर ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो मुख्य वो कृषि प्रधान है, ठीक है, आर्थिक उछाल कम है हमारे पास, राजस्व संबंधी बड़ी समस्याएं हैं। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि 2015-16 के लिए तेलंगाना का जो जो प्रति व्यक्ति आय था या प्रति व्यक्ति राजस्व था वो 14,411 रुपए था। किसका, ध्यान रखना, ये फैक्ट्स ध्यान रखना बेटा। तेलंगाना का जो पर कैपिटा वो था राजस्व था वो था 14,411 रुपए, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश का प्रति व्यक्ति राजस्व आय था वो कितना हो गया, मात्र 8,397 रुपए ही रह गया, समझे। तो अब यहाँ पे आप सीधे सीधे 8,000 का डिफरेंस देख पा रहे हो प्रति व्यक्ति। और इनके पास जनसंख्या, जनसंख्या किसके पास ज्यादा है, जनसंख्या इनके पास ज्यादा है, इनके पास कम है, समझ गए। तो ये सारे फैक्टर्स किसके हो गए, आंध्र प्रदेश के हो गए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि जो यूपीए गवर्नमेंट ने देश से और आंध्र प्रदेश से ये वादा किया था कि भाई हम जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपको करेंगे, लेकिन सरकार चेंज हो गई भाई, अब उनका काम खत्म। अब क्या हुआ, विभाजन की पूरी शर्तों के रूप में इसे 5 साल की अवधि के लिए, क्या 5 साल के, ये जो विभाजन की शर्तें थी उसमें 5 साल के लिए इनको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए था, ठीक है, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए था। और इनके जो शेष राज्यों के कई विकास हस्तक्षेप और निवेश प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से पर्याप्त मुआवजे के साथ साथ इनको दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक। तो आंध्र प्रदेश का पूरा मैटर आप समझ गए। आंध्र प्रदेश का जो मैटर है वो तेलंगाना से अलग होना और तेलंगाना में हैदराबाद का जाना, क्योंकि हैदराबाद में सॉफ्टवेयर का जो निर्यात होता था वो लगभग 57,000 करोड़ का हुआ करता था, जिससे तेलंगाना को फायदा हुआ और आंध्र प्रदेश को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा, ठीक है। कर्जा, जनसंख्या, ये सारी चीजें हैदराबाद के पास इनके पास आंध्र प्रदेश के पास ज्यादा आ गई। अब घूम के आइए बिहार चलते हैं, अब घूम के आइए कहाँ चलते हैं, बिहार चलते हैं। सर बिहार का क्या मैटर है, बिहार का क्या मैटर है, आपको पता है कि बिहार कई वर्षों से कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिस पर शायद गवर्नमेंट अगर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देती तो आज बिहार की स्थिति बहुत अच्छी हुई, ठीक है। लोग कहते हैं कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस निकलते हैं, है ना, कहते हैं, आप सबने सुना होगा। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कितने आईएएस पीसीएस बिहार में रहकर अपनी तैयारी करके आईएएस पीसीएस बनते हैं, क्यों उन्हें बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता है, क्यों उन्हें बिहार छोड़कर अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, यदि बिहार से सबसे अधिक आईएएस पीसीएस निकलते हैं तो। बात का जवाब आप भी दीजिए और सरकार से भी पूछिए, ठीक। आइए हम अपने मुद्दे पर रहते हैं कि बिहार में विभाजित जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उन्होंने वर्षों से विशेष दर्जे की मांग की, तो बिहार काफी समय से भी इसकी मांग कर रहा था कि साहब हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए ही चाहिए, ठीक। इनका क्या तर्क था भाई, इनको क्या समस्या थी, इन्होंने कहा कि साहब हम गरीबी और पिछड़ापन से जूझ रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ बड़ी गरीबी है, एकदम पिछड़ापन है, तो हम जो है इससे जूझ रहे हैं, इसके कारण हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई है। क्या हो गई है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई है। अच्छा, आपको याद होगा कि बिहार पहले एक सम्मिलित राज्य था और बिहार का भी बंटवारा हुआ। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार और झारखंड दो राज्य आपस में बट गए, और बिहार के साथ भी आंध्र प्रदेश जैसा ही मैटर हुआ। क्या मैटर हुआ, बिहार और आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा, बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की जो खानें थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सारे झारखंड में चले गए, कई सारी जो खदानें थी वो झारखंड में चली गई, जिससे
बिहार को राजस्व का बहुत घाटा हुआ, बहुत जबरदस्त घाटा हुआ। ठीक, तो वहां इन्होंने भी वही बताया कि जो है उद्योग झारखंड में स्थानांतरित हो गए। भाई जब फैक्ट्री उद्योग में झारखंड में है, खदान झारखंड में है, ठीक है, तो आदमी काम करने भी झारखंड ही जाएगा ना, बिहार तो आएगा नहीं। ठीक है, और झारखंड में जब खदानें हैं तो झारखंड राज्य का उस पर अपना आधिपत्य है। जो भी चीजें बिकेंगी या जो भी चीजों का वो निर्यात करेंगे, उसका पैसा झारखंड राज्य के राजस्व में जाएगा, बिहार में तो जाएगा नहीं। तो बिहार का सीधा सीधा घाटा दिखाई पड़ा उद्योग के मामले में। ठीक है, इन्होंने बताया कि सब निवेश, विकास और रोजगार क्या हो गए, झारखंड के अलग होने के कारण ये तीनों चीजें बिहार से मूलतः कम होने लगी। ठीक है, बिहार क्या हो गया, सबसे गरीब राज्यों में से एक बन गया। ठीक है, पिछले साल एक सामाजिक डाटा जारी हुआ था, सामाजिक आर्थिक एक डाटा जारी हुआ था, जिसमें इन्होंने बताया कि लगभग 94 लाख परिवार थे जो बिहार के कुल 2.76 करोड़ परिवारों का 34.13% आर्थिक रूप से गरीब है, जिनकी प्रतिमाह आय 6,000 रुपए से कम कमाता है। मतलब इतने सारे ऐसे देश थे, मतलब 34% ऐसे लोग थे जिनके परिवार की मासिक आय मात्र 6,000 रुपए थी। भाई साहब, आज के समय में 6,000 रुपए में क्या होता है, 1,000 रुपए आपको एक गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लगता है। ठीक है, तो उनकी आय क्या थी, 6,000 रुपए से कम थी। ठीक, आय क्या हो गई, 6,000 रुपए से कम हो गई। अब आइए जरा इनका भी मैटर समझते हैं, इनको भौगोलिक रूप से हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमें मैप से चीजों को याद रखने में आसानी हो। झारखंड और बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आपका ये बिहार। ठीक है, समझिएगा। ठीक, तो यहां से इनको क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। अब ऊपर वाला हिस्सा हो गया बिहार और नीचे वाला हिस्सा हो गया झारखंड। ठीक, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, झारखंड हो गया। बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ठीक, अब इस बंटवारे में क्या क्या हुआ, इस बंटवारे में क्या क्या हुआ भाई, नरेंद्र मोदी के सामने भी बिहार ने, यानी कि नीतीश बाबू ने क्या रखा, नीतीश बाबू ने, ठीक है, नीतीश बाबू ने कहा कि साहब जो है, उन्होंने अपने मुद्दे को फिर से उठाया और कहा भी जा रहा है कि शायद ये मुद्दा बहुत तेजी से रखा जाएगा, अन्यथा ये लोग जो है एनडीए गवर्नमेंट से अलग होने की बात भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि अगर हम किसी राज्य का बंटवारा कर रहे हैं तो क्या हमें संसाधनों का बंटवारा समान रूप से नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी राज्य का बंटवारा कर रहे हैं तो क्या हमें भौगोलिक रूप से एवं जनसांख्यिकी रूप से उस राज्य का बंटवारा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी राज्य को बांट रहे हैं या किसी दो राज्यों में बांट रहे हैं तो क्या उस राज्य के ऊपर वहन किए गए कर्जों को बराबर हिस्सों में बांटना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में उठेंगे और जो इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, अब इन सब से कंक्लूजन क्या निकलता है, इन सब का निष्कर्ष अगर हम एक बार में बात करें निष्कर्ष की, तो भैया सरकार के गठन से पहले जो है व्यस्त बातचीत जारी रहने के बीच जेडीयू ने कहा कि वह विशेष दर्जे की अपनी मांग फिर से दोहराएगा। नीतीश बाबू को आप जानते ही हैं, मौसम विज्ञानी हैं। बीजेपी 240 सीट पाने के बाद भी असहाय रूप से खड़ी थी और नीतीश बाबू को फोन कर रही थी कि ए नीतीश बाबू फोनवा उठाइए, हमारा भाई, हमारा फोनवा उठाइए महाराज, फोनवा उठा लीजिए, नहीं तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो इसका फायदा नीतीश बाबू उठा सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा जो है नीतीश बाबू उठा सकते हैं कि भाई हमने आपको आपकी सरकार बनाने में आपकी सहायता की है, जिसका हमें जो रिटर्न अमाउंट चाहिए वो ये चाहिए कि आप बिहार को क्या दीजिए, स्पेशल स्टेटस प्रदान करिए। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, ठीक है, ठीक है, तो बिहार के लोग इस पैकेज की उम्मीद करेंगे और आंध्र प्रदेश के लोग भी इस पैकेज की उम्मीद करेंगे, ताकि बिहार को फिलहाल जरूरत भी है, ताकि बिहार का एक तो देखिए बिहार की जो स्थिति है वो उनके कारण ही है। ठीक है,
तो बिहार को स्पेशल स्टेटस और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की बात इसलिए मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के ही सहयोगी हैं, एनडीए गवर्नमेंट के दोनों सहयोगी हैं, और यह माना जा रहा है कि अगर एनडीए गवर्नमेंट को अपनी सरकार चलानी है तो नीतीश बाबू और नायडू बाबू की जो है बात इनको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, और इस पर जो भी फैसला हो वो गवर्नमेंट अपने हिसाब। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था जिसको मैंने आपको विस्तार में बताया है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या इस के कारण की गवर्नमेंट नीतीश बाबू और नायडू के सहयोग से बनी है, क्या सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना जरूरी है या सही है? सही या गलत फैसला आपके हाथ में। चलिए आज के लिए इस मुद्दे को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।